हे एवरीवन, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कार्डियक साइकिल, ईसीजी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स। लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, टेलीग्राम से जाके फटाफट से पीडीएफ डाउनलोड करना है एंड अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, अगर आपने लेक्चर के साथ में नोट डाउन नहीं किया है तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग अपना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ कर आए हैं। आज हमें पढ़ना है कार्डियक साइकिल। तो देखिए होता क्या है, जो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट था, वहाँ पर हमने एक पैसेज भी देखा था कि हार्ट में किस तरीके से ब्लड आ रहा है एंड किस तरीके से पंप होकर लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स से वापस से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आ रहा है एट्रिया में, एंड फिर ये बॉडी में पंप किया जा रहा है। डबल सर्कुलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। अब देखिए यही जो सर्कुलेशन है ना, अब एक एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करना, या फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हमारा ऐसे नोड है इम्पल्स जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 72 बीट्स पर मिनट के अकॉर्डिंग हमने पढ़े थे। तो एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है हमारा हार्ट, तो यानी कि अगर एक मिनट में 72 टाइम्स धड़क जाता है ये, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स होने में हार्ट को कितना टाइम लगना चाहिए, 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट बाय 72 यानी कि 0.8 सेकेंड। अगर एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बार रिलैक्स करेगा, यानी कि 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल अगर हम कंसीडर करें, तो वो 0.8 सेकेंड में हो रहा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। एक सिस्टोल एंड एक डायस्टोल को हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर। हार्ट रेट क्या है हमारी 72 बीट पर मिनट, उसको हम लोग नंबर मतलब जो हमारे मिनट्स है 60 मिनट्स उससे डिवाइड करके 0.8 सेकेंड यानी कि जो एक कार्डियक साइकिल का टाइम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। अब ये जो 0.8 सेकेंड है, इनमें हार्ट की जो मसल्स हैं या फिर जो हार्ट के एट्रिया है, वेंट्रिकल है, किस तरीके से किस सेकेंड में कौन सा जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, कौन सा पार्ट रिलैक्स कर रहा होगा, ये आपको पढ़ना है पूरा कार्डियक साइकिल। देखिए हम इसे पाई चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हैं, हम इसे टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, एंड जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम कंक्लूड करके भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में पाई चार्ट बना हुआ है, हम दोनों फॉर्मेट में करेंगे। फर्स्ट इज पाई चार्ट। देखिए हो क्या रहा है, आपका हार्ट है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। क्लियर। यहाँ मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल्स है, ये आपका हार्ट है। क्लियर। अब हो क्या रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइकिल, तो एक पोर्शन से तो हमें इसे स्टार्ट करना होगा ना। अब जो हमारी साइकिल है, इसमें किसी टाइम पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी टाइम पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी टाइम पर दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। दैट फेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। जस्ट टाइम पर दोनों रिलैक्स कर रहे थे, तो या तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से हम स्टार्ट करें, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ें, जॉइंट डायस्टोल पढ़ें। हमें साइकिल पढ़नी है तो कहीं से भी स्टार्ट करना है। हम लोग उस टाइम से स्टार्ट करेंगे जब ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल चाय पानी कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों रिलैक्स्ड है, यानी कि जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट को सिस्टल एंड डायस्टोल से कैसे कंसिडर करना है, तो सिस्टोल से आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड डायस्टोल से रिलैक्सेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर। तो एक टाइम ऐसा आता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों रिलैक्स स्टेज में होते हैं। अब देखिए ना, एक मिनट में 72 बार धड़क जाना इजी नहीं है, बड़ा मेहनती हार्ट है आपका, लेकिन देखा जाए तो मेहनत के साथ साथ बड़ा ही दिमाग वाला भी है, स्मार्ट भी है। भाई आप देखिए ना कि जॉइंट डायस्टोल यानी कि दोनों को रिलैक्स करने का भी प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है अपने 0.8 सेकेंड में से, और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 0.8 सेकेंड में से 0.4 टाइम तो ये डायस्टोल में ही है। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो आपको देखना है। हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट डायस्टोल से। एक ऐसा टाइम जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड है, जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। क्लियर। एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड है। अब जब दोनों रिलैक्स्ड है तो हो क्या रहा है, इनके बीच के जो वॉल्व्स हैं ये ओपन है, एंड जब वॉल्व्स ओपन है, बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन है, तो एट्रिया के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो वेंट्रिकल में नॉर्मली फिल होता जा रहा है। उसके लिए किसी भी तरीके की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। एट्रिया का जो ब्लड है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में फिल होता जा रहा है। और अमेजिंग बात ये है कि डायरेक्टली यानी कि पैसिवली भी आप ये कह सकते हैं, पैसिवली जो वेंट्रिकल्स हैं आपके 70% तक तो फिल हो ही जाते हैं।
मतलब कि जो आपका एट्रिया है जब वो रिलैक्स स्टेज में है एंड वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में है, तो एट्रिया अपना जो ब्लड है वो फिल करते जा रहे हैं पैसिवली बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के, और वो 70% तक फिल कर देते हैं आपके वेंट्रिकल्स को। तो जो जॉइंट डायस्टोल का टाइम है, यहाँ पर भले ही वो चाय पानी कर रहे हैं बट अपना काम उनका चल रहा है, बिना कॉन्ट्रैक्ट किए उनकी वेंट्रिकुलर फिलिंग चल रही है। तो वेंट्रिकल्स यहाँ पर फिल हो रहे हैं। क्लियर? वेंट्रिकल्स कैसे फिल हो रहे हैं? क्योंकि एट्रिया में ब्लड आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जा रहा है। जहां से भी एट्रिया में ब्लड आ रहा है एंड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जा रहा है, तो एट्रियल फिलिंग भी यहाँ पर हो रही है। और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि जो आपके बेसिकली ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है, ये इस टाइम पर ओपन है, तभी तो हो पा रहा है ये फिलिंग। तो एवी वॉल्व्स ओपन है एंड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग है, मतलब कि नॉर्मली फिल हो रहे हैं, इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी या कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या होगा? दोनों फिल हो रहे हैं एंड इनके बीच के जो वॉल्स हैं ये ओपन है। जस्ट इतना सिंपल सा है। इसके बाद में 70% जो है वेंट्रिकल फिल हो चुका है। अब बचा कुचा ब्लड जो एट्रिया में बचा है अभी 30% ऑफ ब्लड, वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड फिल कर देगा हमारे वेंट्रिकल्स में। तो 0.1 सेकेंड, इसके आगे आने वाला 0.1 सेकेंड में एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। ये आपके एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। एट्रिया इस टाइम पे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड जो बचा हुआ 30% ऑफ ब्लड है, 70% ऑलरेडी फिल हो चुका है, बचा हुआ 30% भी यहाँ पर फिल कर देगा ये वेंट्रिकल्स को। इसका मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल में एक्टिव फिलिंग हो रही है। तो जो आपका एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है 0.1 सेकेंड के लिए होता है एंड एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग कर रहा होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा कि किस टाइम पर क्या फिलिंग हो रही है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद में आता है, क्योंकि अब एट्रिया पूरा खाली हो चुका है, वेंट्रिकल को पूरा भर दिया है, तो अब ये जिम्मेदारी बनती है वेंट्रिकल्स की कि ये अपनी जगह पर यानी कि लंग्स में या फिर बॉडी में ब्लड को पंप करें। अब इन्हें क्योंकि बॉडी में ब्लड को पंप करना है या लंग्स में ब्लड को पंप करना है, तो हमने ये बात पहले देखी थी, जो आपके एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में प्रेजेंट है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, एवी वॉल्स। तो अब हमारे वेंट्रिकल भर चुके हैं एंड ये अपने आगे वाले ट्यूब्स या ब्लड वेसल्स में जो है अपना ब्लड पंप करेंगे। तो आगे जैसे ये पुश करेंगे तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए जो आपके एवी वॉल्स हैं ये बंद हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये इस तरीके से बना सकते हैं हम। यहाँ पर जो वॉल्स है, ये जो ब्लड है आगे पंप होगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्स क्लोज हो जाएंगे। चाहे वो बाइकस्पिड हो चाहे वो ट्राइकस्पिड हो, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पर एवी वॉल्स क्लोज हो जाएंगे। एंड जैसे ही हम कोई दरवाज़ा पटक के बंद करते हैं तो आवाज़ आती है। सेम जैसे ही ये एवी वॉल्स क्लोज होते हैं तो यहाँ से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, विच इज लब। धक धक नहीं है, लब एंड डब हार्ट साउंड होती है। क्लियर? फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? बाय क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स। क्लियर है इतनी बात? अब जैसे ही एवी वॉल्स क्लोज हो गए एंड वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है अब वो आगे वाली वेसल्स में, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें लेफ्ट एंड राइट की, तो फिर लेफ्ट से बॉडी में जाएगा तो एओर्टा में, एंड राइट से पल्मोनरी आर्टरी में। तो उस तरीके से आगे पर ये पुश हो जाएगा ब्लड। तो आगे पुश होगा, उससे पहले जो ये साउंड आया है, जो लब वाला साउंड आया है बेटा, ये काफ़ी लाउड होता है एज कम्पेयर टू डब। तो आपने सुना होगा धक 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 धक, इस तरीके से आप साउंड भी जो आपके एनिमेशंस वगैरह में साउंड आते हैं तो वो इस तरीके से आते हैं। तो फर्स्ट साउंड हमेशा लाउडर होता है, इट इज़ लाउडर एंड लो पिच का होता है। लो पिच मतलब पैनी आवाज़ होती है थोड़ी सी, एंड लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, थोड़ा सा ड्यूरेशन इसका लॉन्गर रहता है एज कम्पेयर टू डब। इतनी बात क्लियर है? अब क्योंकि ये जो ब्लड है हमारा किसके अंदर आ चुका है? वेंट्रिकल्स के अंदर, और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए एवी वॉल्स क्लोज हो चुके हैं। अब वेंट्रिकल भरे हुए हैं, अब वेंट्रिकल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? एवी वॉल्स, ऑब्वियसली एवी वॉल्स यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं, जस्ट सबसे पहले एवी वॉल्स क्लोज हुए हैं, एंड यहाँ पर आप समझिए ना, इसके एंड पर एवी वॉल्स क्लोज हो रहे हैं। एंड जो सेमी लूनार वॉल्स है, सेमी लूनार वॉल्स हमने पढ़ा था, प्रेजेंट है
यहाँ पर जहाँ पर आपकी पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है या फिर एओर्टा की ओपनिंग है, वहाँ पर प्रेजेंट है सेमीलुनार वॉल्स। क्योंकि जो आपका वेंट्रिकल है इसे आगे पुश करना है, पीछे का दरवाजा बंद हो गया तो आगे का तो खुला होना चाहिए, तो उसके लिए क्या हुआ, पीछे का जैसे ही बंद हुआ आगे के सेमीलुनार वॉल्स ओपन हो गए एंड जो ब्लड है आपका वो पुश कर दिया गया या पंप कर दिया गया इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। क्लियर? तो सेमीलुनार वॉल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे जबकि एवी वॉल्स क्लोज हुए हैं। सेमीलुनार वॉल्स जैसे ही ओपन हुए इनमें पर ब्लड पंप कर दिया गया। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जितने टाइम तक इसने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप किया है, इसकी ड्यूरेशन थी 0.3 सेकेंड्स की। ठीक है, अब जैसे ही ये 0.3 सेकेंड की ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई, ब्लड सारा पंप कर दिया गया। मोस्टली 100% ब्लड पंप नहीं किया जाता है, कुछ रखा भी जाता है बैकअप के लिए, जब फास्ट बीटिंग होती है वहाँ पर हेल्पफुल होता है। यहाँ पर जो ब्लड पंप किया जा रहा है वो ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल से 70 मिलीलीटर पंप किया जाता है एंड होता है अप्रॉक्सीमेटली इसमें 130 समथिंग है, जो कि जैसे कभी अगर फास्ट बीटिंग की ज़रूरत होती है या हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो उस टाइम पर वो यूज़ किया जाता है। तो जनरली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल से पंप किया जाता है एंड ये 70 मिलीलीटर अब किस में पंप कर दिया गया है, आपके जो भी आपके एओर्टा है या फिर पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पर। जैसे ही ये पंप कर दिया, अब वापस से इन्हीं जो आपकी आर्टरीज है इनसे बैक फ्लो ना हो जाए उसके लिए सेमीलुनार वॉल्व्स को भी क्लोज कर देंगे। आप इमेजिनेशन समझ पा रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, ये यहाँ पर वापस ना आ जाए तो हमने ये वाले वॉल्व्स क्लोज कर दिए। डिफरेंट कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं जिससे कि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। दिस वन, यस। यहाँ पर बैक फ्लो ना हो जाए तो इनको क्लोज कर दिया जब इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जब ये बैक फ्लो रुक गया, अब आगे पुश किया जा रहा है एंड पुश कर देने के बाद वापस से बैक फ्लो ना हो उसके लिए यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है इनको क्लोज कर दिया। समझ रहे हैं? तो जैसे ही इसको क्लोज किया, ये क्लोज होंगे एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके सिस्टोल जैसे ही खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, तो वापस से बैक फ्लो ना हो जाए उसके लिए सेमीलुनार वॉल्व्स को क्लोज कर दिया। और अगेन जब गेट बंद होता है तभी आवाज आती है। सेमीलुनार वॉल्व्स जैसे ही क्लोज होंगी सेकेंड हार्ट साउंड यानी कि डब प्रोड्यूस होगा। ये उतना ज़्यादा हाई पिच नहीं होगा, थोड़ा सा डल होगा, सॉरी उतना ज़्यादा लाउडर नहीं होगा, थोड़ा सा डल होगा। हाई पिच होगा यानी कि भारी आवाज़ कहते हैं एंड शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा। क्लियर? डल होगा, हाई पिच होगा एंड शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा। जब सेमीलुनार वॉल्व्स क्लोज होंगे तब प्रोड्यूस होगा सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, एंड अगेन फिर से दोनों रिलैक्स स्टेज में हो जाएंगे क्योंकि अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अब दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप पैटर्न समझ पा रहे हैं आपकी कार्डियक साइकिल का कि सबसे पहले क्या हुआ, हम ये कंसीडर कर रहे हैं जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट करें, दोनों रिलैक्स स्टेज में है, एट्रिया भी फिल होता जा रहा है, वेंट्रिकल भी फिल होता जा रहा है। नॉर्मली जो वेंट्रिकल है 70% फिल हो चुका है और अब 0.4 सेकेंड हो चुके हैं। एट्रिया को याद आता है अब तो काम भी करना है, बहुत चाय पानी हो गया। एट्रिया क्या करेगा, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए और बचा हुआ 30% भी ब्लड वेंट्रिकल्स में पुश कर देगा। जैसे ये ब्लड गया तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे एंड फर्स्ट हार्ट साउंड यानी कि लब प्रोड्यूस होगा एंड ये लब साउंड लाउडर होगा, लो पिच होगा और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा। जैसे ही ये क्लोज हो गए, अब जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही होगा मतलब कि एवी वॉल्व क्लोज हुए एंड सेमीलुनार वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। ये जो ब्लड है आपका पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में पुश कर दिया जाएगा एंड इसके बाद बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए सेमीलुनार वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही सेमीलुनार वॉल्व्स क्लोज होंगे यहाँ पर सेकेंड हार्ट साउंड यानी कि डब प्रोड्यूस होगा जो कि डल होगा, हाई पिच होगा एंड इसके अलावा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ये प्रोड्यूस होगा। इतनी बात क्लियर है? दैट इज योर कंप्लीट कार्डियक साइकिल। अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखिए, हमने ये देखा कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ये प्रोड्यूस हुआ है इस एंड पर एंड सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ है इस एंड पर। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड के बीच के टाइम को ड्यूरेशन हम देखें तो 0.3 सेकेंड हुआ है, बट वहीं अगर सेकेंड और फर्स्ट में देखें तो 0.5 सेकेंड। दिस वन इज योर क्वेश्चन। इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि एक एक सेकेंड में क्या क्या हुआ है ये भी आप और ज़्यादा अच्छे इलेबोरेट करके समझो। तो उसके लिए ये एक टेबल फॉर्म किया हुआ है। देखिए जो सेकेंड्स है ना, आप पाई चार्ट को भी देखते जाइए और उस चीज़ को भी देखते जाइए। जो 0.1 सेकेंड है इसमें एट्रिया भी डायस्टोल यानी कि रिलैक्स स्टेज में था एंड वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेज में था। आगे के 4 सेकेंड, आगे के 0.4 सेकेंड में दोनों रिलैक्स थे। तो आगे के 0.4 सेकेंड में एट्रिया रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है यानी कि डायस्टल में है एंड वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है।
इसके बाद में आगे आने वाला 0.1 सेकेंड जिसमें सिर्फ एट्रिया ने सिस्टोल किया है एंड वेंट्रिकल तो अभी भी डायस्टोल में है। इसके आगे आने वाले जो 0.3 सेकेंड है उसमें वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बट एट्रिया अभी भी रिलैक्स्ड है। समझे? तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो एट्रिया ने सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है टोटल कार्डियक साइकिल में एंड वेंट्रिकल्स ने सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। और हम लोग कहते हैं हमारे हार्ट बड़ा मेहनती है, इतनी बार धड़कता है। स्मार्ट वर्क है ना, रिलैक्स है, उतने टाइम में फिलिंग हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये है आपकी कार्डियक साइकिल। एक एक सेकंड में क्या क्या हो रहा है वो चीज़ें। दिस इज योर जॉइंट डायस्टोल जिसमें 0.4 सेकेंड आते हैं। दिस इज योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें कि आपकी 0.3 सेकेंड आते हैं एंड 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल है। क्लियर? अब जो जॉइंट डायस्टोल एंड एट्रियल सिस्टोल है इसके बीच में आपका था लब, यहाँ पर आपका यहाँ पर है बेटा लब, ठीक है, ये एरो यहाँ बना लीजिएगा लब, एंड यहाँ पर है आपका डब, सेकेंड हार्ट साउंड। अगर आप फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड के बीच का टाइम ड्यूरेशन देखें तो 0.3 सेकेंड, वहीं सेकेंड एंड फर्स्ट का देखेंगे तो 0.5 सेकेंड। ठीक है, वही चीज़, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं आपके नीट एग्जाम में। अब एक चीज़ और, इसी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो सब यहीं कर लेंगे। होता क्या है, ड्यूरेशन अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वाला जो 0.1 सेकेंड है, हम ये कहते हैं कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.1 सेकेंड के लिए, उस टाइम पर वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स्ड है, ठीक, एंड उसी टाइम पर एवी वॉल्व अभी ओपन है, क्योंकि अंदर एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल फिल हो रहा है, एवी वॉल्व ओपन है, एंड सेमीलूनर वॉल्व अभी क्लोज है क्योंकि वेंट्रिकल अभी फिल हो रहा है, ठीक है, एंड ब्लड का जो फ्लो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए, ये बनाया एट्रिया, ये बनाया वेंट्रिकल। क्लियर? अभी क्या हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, एंड क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्लड अभी हमें फ्लो करवाना है तो ये ओपन है। क्लियर? ये क्योंकि अभी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है, एंड सेमीलूनर वॉल्व अभी क्लोज्ड है क्योंकि इसके आगे हमें पुश नहीं करना है, पुश होगा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतना ही है। और इस टाइम पर वेंट्रिकल्स कितने फिल हो रहे हैं, 30%, क्योंकि 70% तो रिलैक्स स्टेज में फिल होकर आ चुके हैं। आगे आने वाले 0.1 से 0.4 सेकेंड, यानी कि जो 0.3 सेकेंड का टाइम है जिसमें कि वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल किया है, उस टाइम पर एट्रिया रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एवी वॉल्व क्लोज हो गए क्योंकि अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, अब इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए ये सब क्लोज हो गया है, एवी वॉल्व क्लोज हो गए, एंड क्योंकि आगे ब्लड पास करना है तो जो आपके सेमीलूनर वॉल्व्स है वो ओपन हो गए। ठीक, एंड जो आपका ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर? वहीं आगे आने वाले जो 0.4 सेकेंड है हमारे, यानी कि जॉइंट डायस्टोल है, इसमें दोनों रिलैक्स्ड है एंड एवी वॉल्व ओपन है क्योंकि यहाँ पर पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है बेटा, एंड सेमीलूनर वॉल्व क्लोज है क्योंकि वेंट्रिकल्स की अभी फिलिंग हो रही है। क्लियर? एंड इसमें हो क्या रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, सबसे जो ब्लड है वो किस में आ रहा है, राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से किस में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। इतनी बात सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? इसको एक बार अपने पास नोट करके देखिएगा, पाई चार्ट से बिल्कुल कंपेयर करके बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें आता है जो बात, जैसे कि आपका जो हार्ट है वो एक बार, मैंने आपको बताया, एक वेंट्रिकल 70 मिलीलीटर ब्लड पंप कर रहा है, तो जो आपका बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है ना, उसको अगर हम कंसीडर करें बाय ईच वेंट्रिकल, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? विच इज 70 मिलीलीटर। एंड वहीं अगर कार्डियक आउटपुट की बात करें तो एक मिनट में कितना पंप हुआ है बॉडी में ब्लड, एक मिनट में बॉडी ऑर्गन्स को कितना ब्लड गया है, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। तो होगा क्या, बॉडी को तो एक ही वेंट्रिकल ने भेजा है ना, दोनों वेंट्रिकल ने तो दिया नहीं है, एक तो लंग्स को भेज रहा है प्योरिफिकेशन के लिए, एक से ही जा रहा है प्योर ब्लड, तो हम एक ही का कंसीडर करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो 70 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 70 टाइम्स, क्योंकि हमारा जो दिल है वो धड़क जाता है एक मिनट में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स आता है। तो योर कार्डियक आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स।
तो मतलब कि आपकी बॉडी में जितना ब्लड है बेटा 1 मिनट के अंदर पूरा सर्कुलेट होकर वापस से हार्ट से वापस आ जाता है। मतलब कि जितने मिनट आप जिंदा रह रहे हैं उतनी बार आपका जो ब्लड है वो एक बार से सर्कुलेट हो जाता है आपकी पूरी बॉडी में। इतनी बात सभी को क्लियर है। नेक्स्ट इज ईसीजी। आई होप कार्डियक साइकिल सभी को क्लियर होगी, नोट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज ईसीजी। आपने बड़े ही कई बार पुरानी मूवीज़ हो चाहे न्यू मूवीज़ अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में बैठे हुए और एक मशीन लगी हुई है जिससे कि पी की आवाज़ आती है एंड सडनली पेशेंट की डेथ हो जाती है, मशीन बोल जाती है। ये सीन सभी ने देखा है। तो ये जो मशीन है, ये जो आप पढ़कर आ रहे हैं, ये बेटा ईसीजी की ही मशीन है जिसमें इस टाइप का कुछ ग्राफ दिखाई देता है। तो होता क्या है, ये जो मशीन है ना बेटा, इसमें आपकी कार्डियक एक्टिविटी को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरीके से आपके जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिलैक्सेशन हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है या नहीं। ये बेसिकली पेशेंट्स को तब यूज़ की जाती है पेशेंट्स पर जब कार्डियक अरेस्ट की या फिर किसी भी कार्डियक प्रॉब्लम की सिचुएशन आई हुई हो सामने, कि कार्डियक एक्टिविटीज़ को मेजर करने के लिए, रेगुलरली मेजर करने के लिए उससे कनेक्ट किया जाता है। होता क्या है, इसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाई जाती हैं, 2 आपकी रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में, ठीक है। एंड उससे जो भी आपकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है आपके हार्ट की वो मेजर की जाती है। तो करना क्या है, एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की अगर ज़रूरत हो तो कभी कभी चेस्ट रीजन में भी अटैच किए जाते हैं। अगर आपने पेशेंट्स को देखा हो कि मैम चेस्ट में भी किया जाता है तो वो ज़्यादा क्लैरिटी की जब नीड होती है तब उस टाइम पर ये बात या ये जो अटैचमेंट है लीड्स का ये किया जाता है। क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर है। अब देखिए ईसीजी का जो बेसिकली ग्राफ है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिटेल नहीं पढ़नी है जितनी आपके सिलेबस में गिवन है। एमबीबीएस जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा कि ऐसा हो गया तो ये डिसऑर्डर, वैसा हो गया तो वो डिसऑर्डर। पहले पढ़ाया भी जाता था, बट आपकी एनसीईआरटी सेंट्रिक रहना है, आपको जितना याद रखना है उतना मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाला ग्राफ बेसिकली बनता है बेटा। इस ग्राफ को पढ़ने से पहले ईसीजी की आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म। ईसीजी जो है बेटा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्वियसली आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। जो बेटा मशीन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो प्रोड्यूस कर रही है आपका जो वेव्स बनती हैं, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उल्टा है, आप उसे ग्राफ कह सकते थे, मशीन को ग्राम, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मशीन इज ग्राफ एंड द जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये चीज़ में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपकी एक्टिविटी शो हो रही है इट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब होता क्या है, आपको ये चीज़ें देखनी है बेटा। इसमें बनती हैं, पहली जो वेव बनती है इट इज़ कॉल्ड एज पी वेव। इसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट में एक बनती है टी वेव, एंड अगेन ऐसा ही रिपीट होता रहता है। अब कौन सी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है हार्ट की एक्टिविटी को वो हमें देखना है। जो बेटा पी वेव है ना, ये बता रही है कि अभी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, पी वेव। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया फॉलोड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली पहले डीपोलराइज होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया फॉलोड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात क्लियर। इसके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड वाला, फिर ये 0.3 सेकेंड वाला वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये बताता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। बेसिकली वेंट्रिकल्स का है एंड इसके साथ में एट्रिया का भी आता है क्योंकि जॉइंट डायस्टोल होता है। इट इज जॉइंट डायस्टोल वाली जो कंडीशन आ जाती है आपकी, ठीक है। अब आप ये बात देख पा रहे होंगे कि यहीं से अगर हम एट्रिया की बात करें तो वो तो यहीं से रिलैक्स्ड है, ठीक है। एंड अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में रिलैक्स्ड है, एंड इसके अलावा 1 सेकेंड 0.01 सेकेंड 0.1 सेकेंड इसका भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ट है इसी से मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये वाला जो हमने बनाया था ना टेबल, इधर से कंसीडर करिए। देखिए 0.1 सेकेंड जिसमें ये सिस्टोल हुआ है ना एट्रिया, ये रिप्रेजेंट कर रही है टी वेव, ठीक। आगे का जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। एंड बाकी का जो आपका ये देखिए पी क्यूआरएस एंड जो टी वेव है, ये जो आपका टी वेव है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज, क्लियर।
ये चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है ना, अगर हम उसको काउंट करें तो उससे हमें हार्ट रेट पता चल जाएगी कि 1 मिनट में कितनी बार ये QRS कॉम्प्लेक्स बने हैं, उससे हमें हार्ट रेट पता चल जाती है। वही काउंट किया जाता है एक्चुअली कि हार्ट रेट नॉर्मल है या नहीं। हार्ट रेट के अलावा ECG में और भी चीज़ें मेजर की जाती हैं, जैसे कि अगर P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, इसका मतलब टाइम गैप ले रहा है हार्ट। अगर QRS कॉम्प्लेक्स की वेव गड़बड़ आ रही है तो इसका मतलब इन जो वेंट्रिकल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है हार्ट में। अगर ये T वेव काफ़ी ज़्यादा गैप ले रहा है या फिर इरेगुलर आ रहा है या फिर नीचे की तरफ ड्रॉ होकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से मेजर किया जाता है कि क्या डिजीज़ है पर्टिकुलर पर्सन को या फिर किस पार्ट ऑफ हार्ट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्लियर? तो उससे कौन सी डिजीज होती है, किस पार्ट से कितनी होती है, ड्यूरेशन या फिर गैप कितना ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, वो वाली सारी चीज़ें आपके MBBS के सिलेबस में आएंगी। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि P वेव जो है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बता रही है, QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड जो आपका T वेव है ये रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बता रहा है, जिससे कि जो कि मार्क भी कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन एंड हुआ है तभी तो रिलैक्स हुआ है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जस्ट QRS कॉम्प्लेक्स को अगर आप काउंट कर ले तो हार्ट रेट आपको पता चल जाती है। बस इतना सा आपका जो है ECG का ग्राफ है, इसके बारे में आपको इतनी ही बातें समझनी है, इतने से ही क्वेश्चन आता है। क्लियर? कार्डियक साइकिल ECG में किसी को कोई दिक्कत हो एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और लास्ट में NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हालांकि ये बात सच है कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, एक्शन खुद करता है, अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर रहा है, बट कभी अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि हार्ट रेट बढ़ानी है या कम करनी है तो वहाँ पर वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थोड़ा बहुत कंट्रोल में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अगर फाइट, फ्लाइट और फियर वाली कंडीशन है, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। रीज़न, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पर एक्टिवेट हो गया है, उसने इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करवाया है और ये इमरजेंसी हार्मोन ऐसे नोड के पास जाता है विच इज़ पेस मेकर और इससे हार्ट रेट बढ़वा देता है। ठीक, बढ़वाने या कम करवाने का काम है भाई, लेकिन जो जनरेशन ऑफ इम्पल्स है वो तो हार्ट अपना खुद ही कर रहा है। ठीक है, ऐसे नोड के पास गया और जैसे ही इम्पल्स बढ़वाई तो हार्ट रेट बढ़ गई। दूसरी बात, अगर कम करवाना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास में आएगा, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं, जो रिलैक्स स्टेज में एक्टिवेट होता है। ये क्या करवाएगा, वेगस नर्व के पास जाएगा और इससे रिलीज करवाएगा एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, एंड ये जाएगा ऐसे नोड के पास और कहेगा भाई रिलैक्स हो जाओ, इतनी जल्दी किस बात की, थोड़ा आराम से भी धड़क सकते हो आप, तो ये उसको रिलैक्स करवा देगा। ऐसे नोड से जो जनरेशन है वो थोड़ा सा स्लो करवा देगा एंड हार्ट रेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जस्ट आपको इतना से याद रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट वाला मैकेनिज्म है तो वो बढ़वाएगा बाय इमरजेंसी हार्मोन, एंड जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम है तो वो हार्ट रेट कम करवाएगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज फ्रॉम वेगस नर्व। इतनी बात क्लियर है? बस इतना सा आपकी NCERT में जो वहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ, उसको आप इस फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके डिसऑर्डर्स से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सभी जानते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जो आपका 120 आता है बेटा, ये आता है सिस्टोलिक प्रेशर, कि जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा तब कितना प्रेशर हुआ होगा, एंड 80 इज योर डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, अगर हम सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक कर दें तो हमें पल्स प्रेशर पता चल जाता है विच इज़ 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इतनी बात क्लियर है? अब यही अगर BP कॉन्टीन्यूसली मेजर करें, कॉन्टीन्यूसली मेजर करने के बाद रेगुलरली ज़्यादा मेजर होने लगा, 140/90 से अबव या 140/90 अगर हमें कॉन्टीन्यूसली कुछ दिनों तक हमने मेजर किया है और हमें दिख रहा है, तो इस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन भी कहते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर कॉन्टीन्यूसली मेजर करने के बाद 140/90 मिल रहा है तो इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कंसीडर करते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर होना हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, इन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है भाई,
ब्लड का प्रेशर कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो पतली पतली सी कैपिलरीज है वो डैमेज हो सकती हैं, वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, आपके वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी हो गया, या फिर हार्ट की भी कई सारी डिजीजेस कर सकते हैं। तो हाइपरटेंशन को क्योर करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, अदरवाइज इट विल डैमेज योर वाइटल ऑर्गन्स। क्लियर। दूसरा आता है कैड, जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। इसे हम लोग बड़े प्यार से एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं, ऑल्सो रेफर्ड एज टू एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। होता क्या है, ये अफेक्ट कर देती है वेसल्स को जो कि हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये जो आपकी हार्ट मसल्स हैं, इनको जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, यही मसल्स अफेक्टेड हो गई हैं। हुआ क्या है, इन मसल्स में के बीच में, ये देखिए इधर से देख लीजिए, ये जो है ना ये वेसल्स, इन वेसल्स के बीच में यहाँ पर कुछ कैल्शियम, कुछ फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से इनकी जो कैविटी है वो नैरोवर हो गई है। अब जो प्रॉपर ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा हार्ट की मसल को। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसमें नैरोवर हो गई है, इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसी के आगे अगर कॉन्टिन्यूसली हार्ट की मसल को ब्लड नहीं जा पा रहा है, और ब्लड नहीं जा पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एंजाइना, या फिर एंजाइना पैक्टोरिस भी इसे हम कह सकते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल। हार्ट की मसल को ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच ही नहीं पा रही है तो चेस्ट में बहुत तेज पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इस कंडीशन को हम लोग एंजाइना कहते हैं। अब इसके बाद में आती है वो हार्ट डिजीज जिनको आप एक ही समझते हैं, हार्ट फेल हो गया मतलब हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक आया मतलब हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है मतलब हार्ट अटैक है। तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो। देखिए, फर्स्ट इज हार्ट फेलियर। ऐसे याद रख सकते हैं, आप जब फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने एग्जाम में उतना परफॉर्म कर ही नहीं पाए तो फेल हो गए। सेम वैसे ही कि जो हार्ट है वो अपना काम प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहा, मतलब कि पंपिंग ऑफ ब्लड उतना एफिशिएंटली कर ही नहीं पा रहा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडीज नीड्स। बॉडी की नीड्स को प्रॉपर मेंटेन कर ही नहीं पा रहा, उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। आप भी जब फेल होते तो मतलब ऐसा नहीं ना कि कुछ मार्क्स से रहते हैं कि इतने मार्क्स हैं पासिंग मार्क्स, कि इतना कर रहे हैं तो ठीक है अदरवाइज फेल है। तो वही चीज़ है कि हार्ट भी बॉडी के नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहा है, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब कभी कभी क्या होता है, इसे हम लोग कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि ये ब्लड पंप नहीं कर पाता तो कॉन्जेशन ऑफ लंग्स भी इसकी वजह से हो जाता है। एक सिम्टम ये भी इसका दिखाई देता है हमें। ठीक है, दूसरा आता है कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट किसी को कर लेते हैं तो कैसे किया जाता है, एकदम से रोक दिया, एकदम से पकड़ लिया, अब वो अरेस्टेड है, वो कुछ नहीं कर सकता। वही है, हार्ट ने एकदम से बीट करना ही छोड़ दिया, एकदम से रुक गया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। ठीक, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, इट इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक, अटैक कैसे आएगा, इसको हम लोग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी कहते हैं बेटा, MI। इसमें क्या होता है कि जो आपकी हार्ट की मसल है ना, ये एकदम से डैमेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, बेचारा सबको ब्लड दे रहा है, इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल ही नहीं पा रही तो सडनली डैमेज हो गई। इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। तो इस कंडीशन में जैसे आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जो उन्हें हैं हम लोग काफ़ी सारे यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसेस, सर्जिकल मेथड होते हैं काफ़ी सारे, वो सब यूज़ किए जाते हैं एंड क्योर करने में हेल्पफुल होता है। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस आप समझ पाए। हार्ट फेलियर कि अपना काम नहीं कर पा रहा तो फेल हो गया, कार्डियक अरेस्ट एकदम से रुक गया तो अरेस्ट हो गया, एंड अटैक मतलब कि जो मसल्स हैं वो एकदम से रुक गई हैं। ठीक है, मसल्स रुक गई हैं क्यों, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड ही नहीं मिल पा रहा है। सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं है तो उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, एंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो एकदम पेन हो रहा है दैट इज एंजाइना।
तो सब में डिफ्रेंशिएट एंड रिलेट करना आपको आना चाहिए, तभी आप हार्ट डिजीजेस को ईजिली मैचिंग वाले जो आपके क्वेश्चन है उन्हें कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं एंड पूरा चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आपको क्या करना है, फटाफट से अब एनसीईआरटी रीड करनी है, नोट्स कंप्लीट करने हैं एंड इन नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड करके बिल्कुल डन एंड डस्टेड कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद ऑपरेशन नीट।